अगर आप सोच रहे हैं कि आज का सॉन्ग माय नेम इज एंथनी गोंजाल्विस है, तो आप एकदम गलत सोच रहे हैं। माय नेम इज अमिताभ। वेलकम टू म्यूजिकल मंडे। Musical Monday. आज के एपिसोड में एक्चुअली कोई पर्टिकुलर सॉन्ग नहीं है। आज का एपिसोड एक ऐसी रियलिटी से पर्दा उठाएगा जिसकी नॉलेज जो लोग बॉलीवुड म्यूजिक को बहुत अच्छे से नहीं जानते उनको तो डेफिनेटली नहीं पता होगा, पर जो लोग बॉलीवुड को थोड़ा समझते हैं, जानते हैं, शायद उनके लिए भी एक आई ओपनर हो। आशा करता हूँ म्यूजिकल मंडे का ये चौथा एपिसोड ना सिर्फ एंटरटेनिंग हो बट आप लोगों के लिए काफी इंफॉर्मेटिव भी हो। यूजुअली हम यही कहते हैं ना कि किसी भी गाने के 3 सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। गीतकार जो खूबसूरत बोल लिखता है, संगीतकार जो उन बोलों पर बेहतरीन सी धुन बनाता है, और गायक या गायिका जो उसे अपनी मधुर आवाज देता है या देती है। राइट? 90 to 95% लोग बॉलीवुड म्यूजिक के सिर्फ यही 3 डायमेंशंस जानते हैं। इसके अलावा अगर किसी गाने में किसी इंस्ट्रूमेंट का बहुत प्रोमिनेंट सा पीस बजा हो तो कुछ लोगों का ध्यान म्यूजिशियंस पर भी चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल फिल्म कर्ज की ये ट्यून। Here the guitar was played by गोरख शर्मा जी, या फिर मनोहारी सिंह जी की जस्ट ये विस्लिंग इन दिस सॉन्ग। बट बस यहां तक आते आते हम म्यूजिक प्रेमियों की ज्ञान गंगा सूख जाती है। हाँ, कुछ और ज्यादा नॉलेजेबल दोस्त साउंड रिकॉर्डिस्ट का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन मानते हैं, बट इसके आगे की डार्क रियलिटी तो बस उंगलियों पे गिने जाने वाले चंद लोग ही जानते हैं। चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू आपको बताता हूं कि किसी भी हिट सॉन्ग के पीछे, या व्हाई ओनली हिट सॉन्ग, किसी भी सॉन्ग के पीछे मोर देन ओनली दीज 3 डायमेंशंस। लेट मी टेक यू थ्रू ऑल दीज वन बाय वन। पहला, सॉन्ग राइटर। जैसा मैंने आपको बताया, सॉन्ग लिखते हैं, सो आप इसको एक स्केलेटन मान सकते हैं जो गाने का स्ट्रक्चर खड़ा करता है, जिसके इर्द गिर्द अब सब कुछ बनना है। सेकेंड इज म्यूजिक कंपोजर, जो उसकी धुन तैयार करते हैं। आप इसे दिमाग कह सकते हैं, जो इसे बनने के बाद शरीर को कमांड देगा कि चलना कैसे है। द थर्ड वन इज सिंगर, जो इन लाइंस पर बनी ट्यून्स को अपनी आवाज से संवारता है। आप इस सॉन्ग नामक शरीर को दिल कह सकते हैं, क्योंकि इन्हीं की आवाज आपसे, हमसे दिल का कनेक्शन बनाती है और सीधे इनके गले से निकलकर हमारे दिलों में उतर जाती है। तो स्केलेटन आ गया, दिमाग आ गया, दिल भी आ गया, बट इज दैट इनफ? बताइए। सर्टनली नॉट। इसे रूह चाहिए, स्किन चाहिए, ब्लड चाहिए, वेन्स चाहिए, किडनी चाहिए, स्टमक चाहिए, लंग्स चाहिए, बाकी सब कुछ भी चाहिए, isn't it? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सारे काम करते थे म्यूजिक अरेंजर्स। आज के जमाने की बात नहीं कर रहा हूं जहां म्यूजिक इलेक्ट्रॉनिकली क्रिएट किया जाता है यूजिंग सम सॉफ्टवेयर्स। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं जब बड़े बड़े म्यूजिक स्टूडियोज हुआ करते थे, जिनमें कभी कभी 150 प्लस म्यूजिशियंस बैठकर कई कई घंटों की प्रैक्टिस के बाद कोई सॉन्ग रिकॉर्ड किया करते थे। म्यूजिक कंपोजर्स उस दौर में हारमोनियम पर अपनी धुन बनाया करते थे, जिसमें टिपिकली गाने का मुखड़ा कैसा होगा और उसके स्टैंजास की क्या धुन होगी को बजाकर और गुनगुनाकर डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और कभी कभी इवन उस मूवी के एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ म्यूजिक सेटिंग्स करके उस ट्यून को अप्रूव कराते थे। और अप्रूव के बाद काम शुरू होता था म्यूजिक अरेंजर्स का। शंकर सिंह, नौशाद, ओपी नैयर, मदन मोहन, खयाम, शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सलिल चौधरी, अनिल बिस्वास, सी रामचंद्रन, रोशन, रविंद्र जैन, ये वो म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं विच आर कमिंग टॉप ऑफ माई माइंड। अगर किसी का नाम रह गया हो तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, बट जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि ये सभी नामचीन म्यूजिक डायरेक्टर्स धुन तो बड़ी सुंदर सुंदर बनाते थे, पर विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड नो ऑफेंस एट ऑल, उस गाने का ऑर्केस्ट्रेशन कैसा होगा, नोटेशंस क्या होंगी, स्टाफ कैसे लिखा जाएगा या कोरस किस तरह से बिल्ड होगा, इसके बारे में बहुत नहीं जानते थे। एक्चुअली ये सारे दिग्गज हिंदुस्तानी क्लासिकल में तो पारंगत थे, पर वेस्टर्न म्यूजिक में इनकी पकड़ ना के बराबर थी। जरा सोच कर देखिए, कोई भी गाना विदाउट म्यूजिक कैसा लगेगा, बट यस, दे न्यू व्हाट ट्रीटमेंट देयर कॉम्पोजिशन रिक्वायर्स। तो इसके लिए ये लोग
म्यूजिक अरेंजर्स की हेल्प लिया करते थे। सॉन्ग का इंट्रो म्यूजिक, इंटरल्यूड्स, बैकग्राउंड कॉर्ड्स, हार्मोनीज, वायलिन रन्स, इवन बीट्स को ये अरेंजर्स मेटिकुलसली कंपोज करते थे और गाने को विशुद्ध भारतीय रखते हुए भी वेस्टर्न उसके अंदर क्लासिकली इन्फ्यूज किया करते थे। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। इसमें आपने सुना गिटार्स, ड्रम्स, बेस गिटार, कॉन्गो, पियानो, ट्रम्पेट, वायलिन्स, चेलो, पर ये सब तो वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स है ना, लेकिन गाना विशुद्ध देसी। स्ट्रेंजली ना तो हमें इन म्यूजिक अरेंजर्स के बारे में कभी पता चला, ना ही हमने और आपने कभी इस बात पर तवज्जो दी कि इतना मधुर, इतना सुंदर, इतना हृष्ट पुष्ट गाना आखिर बना कैसे होगा। इंटरेस्टिंगली, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दीज अरेंजर्स ड्यूरिंग दैट टाइम केम फ्रॉम गोवा, और जैसा आपको और हमें मालूम है कि गोवा वॉज ए पोर्चुगीज। चर्चेज में और आर्मी बैंड्स में म्यूजिक को बड़ा सीरियसली लिया जाता था और वेस्टर्न क्लासिकल की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती थी, जिसमें म्यूजिकल नोटेशंस को लिखना अहम था। इसी कारण से ये लोग थ्योरी में एकदम परफेक्ट थे। शुरुआती दौर में एबीएल बुकर, पीटर डोराडो और राम सिंह ने एआरपी नाम से अपने फौजी बैंड के साथ म्यूजिक अरेंजमेंट्स की शुरुआत की। फिर आए सेबेस्टियन डिसूजा, एंथनी गोंजाल्वेस, चिक चॉकलेट, जॉनी गोम्स, फ्रैंक फर्नांडिस, रॉबर्ट, चिक कोरिया, मार्टिन पिंटो, सी फ्रैंको, एल्बर्ट डिकोस्टा, आर्थर परेरा एंड क्रिस पेरी। आई एम श्योर एंथनी गोंजाल्वेस के नाम को छोड़कर आपने इनमें से किसी का भी नाम पहले नहीं सुना होगा। इनफैक्ट एंथनी गोंजाल्वेस का भी नाम आपने किसी और कॉन्टेक्स्ट में सुना होगा। तो यहां आपको बता दूं कि ऑलमोस्ट स्टार्टिंग में सेबेस्टियन डिसूजा ने अपनी उपस्थिति और उपयोगिता उस समय की म्यूजिकल फ्रेटर्निटी में दर्ज कराई। सोचिए, म्यूजिक डायरेक्टर उनको अपनी धुन सुना रहा है और वो उसे वेस्टर्न म्यूजिकल नोटेशन में लिखे जा रहे हैं। बोलते हैं शंकर जयकिशन इंडस्ट्री में वेस्टर्नाइजेशन की शुरुआत करी, पर इसका असली क्रेडिट सेबेस्टियन डिसूजा को जाना चाहिए, बिकॉज ऑल दैट अरेंजमेंट्स वर प्राइमरली हिज कंट्रीब्यूशन। एक और नाम, एंथनी गोंजाल्वेस। हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा कि एंथनी गोंजाल्वेस ने अरेंजमेंट की दुनिया में जिस मुकाम को छुआ उसे कोई टच भी नहीं कर पाया। उन्होंने उस जमाने के हर दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर के साथ ना सिर्फ काम किया, परंतु एक ही समय में 2, 3 या उससे ज्यादा म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम करने के बावजूद उन म्यूजिक डायरेक्टर्स के टिपिकल स्टाइल को बरकरार भी बखूबी रखा। He used to write music for the entire orchestra, strings, horns, percussions, and even choirs. And let me tell you, it is no mean job. यहां आपको एक चीज और बता दूं कि प्यारे लाल साहब ने वॉलन बजाना भी एंथनी गोंजाल्वेस से ही सीखा था, एंड आपके और हमारे बॉस आर डी बर्मन साहब भी इनके स्टूडेंट थे। चलिए मैं आपको वो गाने बताता हूं जिनमें एंथनी गोंजाल्वेस जी ने म्यूजिक अरेंज किया। इन सॉन्ग्स को मैं प्ले नहीं कर सकता हूं क्योंकि YouTube इस पे स्ट्राइक कर देता है, बट आप प्लीज जाके इन सॉन्ग्स को रिविजिट कीजिए और देखिए कितनी खूबसूरती के साथ वेस्टर्न म्यूजिक को इंडियनाइज किया। प्लीज पार्डन माय सिंगिंग। पहला सॉन्ग है आएगा 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 आने वाला आएगा। The other is
ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, समझा दिल की दास्तां. The other one is जिया बेकरार है, आई बहार है. The other one is सैया दिल में आना रे, हो आके फिर न जाना रे, तम तमा तम तम. The other one is हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें तो. आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन. हुआ ये है कि इतने सारे सॉन्ग्स हैं कि मुझे लगता है कि इसके ऊपर तो आप पूरी एक सीरीज बना सकते हैं. पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि इन लोगों को इतना खूबसूरत काम करने के बावजूद भी ड्यू क्रेडिट नहीं मिला. और मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी अच्छे हिट सॉन्ग के पीछे म्यूजिक डायरेक्टर और म्यूजिक अरेंजर का 60-40% का कंट्रीब्यूशन होता है, 60 बीइंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ द म्यूजिक कंपोजर. सैडली हम इन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे. डू यू एग्री और नॉट? कोशिश करूंगा ये देखने की कि इन अमेजिंगली टैलेंटेड म्यूजिक को इनका ड्यू क्रेडिट उस मूवी के कास्टिंग में दिया गया कि नहीं. बस और कहीं तो इनका जिक्र नहीं आता. अगर हम कोई यूट्यूब पे गाना देखते हैं तो म्यूजिक डायरेक्टर का नाम आ जाता है, सिंगर का नाम आ जाता है, लिरिसिस्ट का नाम आ जाता है, बट इन म्यूजिक अरेंजर्स का बेचारों का कहीं कोई नाम नहीं आता. सैड. बट चलिए, देर सवेर कभी ना कभी जो बंदा मेहनत करता है उसको उसका क्रेडिट मिल ही जाता है. और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि अगर आपने उन सॉन्ग्स को दोबारा सुना तो क्या जो मैंने आपको बोला उस चीज को आप रिलेट कर पाए, उस चीज को आप पकड़ पाए कि नहीं. मिलते हैं अगले एपिसोड में. अमित आपको दीजिए इजाजत. हैव अ म्यूजिकल मंडे. Musical Monday.